कुछ हद तक विशाल सीढ़ी पर जियाओ यान का शरीर लगभग एक पल में युवक के शरीर के बगल में प्रकट हुआ था। उसने अचानक अपनी मुट्ठी कस ली और विस्फोटक बल के साथ हिंसक रूप से अपनी मुट्ठी युवक के चेहरे पर मार दी। हालांकि पीले चेहरे वाले युवक का शरीर बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन उसकी ताकत कम नहीं थी। जिस क्षण जियाओ यान अचानक हिल गया, उसने कुछ महसूस किया और तुरंत उसके चेहरे पर एक गहरी ठंडक छा गई। उसके हाथ उसके सामने पार हो गए और उसके शरीर में अशांत डू क्यूई बाहर निकल आया। इसने एक पल में उसके शरीर की सतह पर एक डू क्यूई लबादा बना दिया। बिना किसी चेतावनी के पकड़े जाने से नुकसान में होने के बावजूद युवक को अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था। इसके अलावा उसके सामने जियाओ यान वास्तव में बहुत छोटा था, इसलिए उसका मानना था कि दूसरे पक्ष के हमले को उसकी रक्षा को भेदने में बहुत कठिनाई होनी चाहिए। छोटा कमीना, आज अगर याफी तुम्हें बचाना भी चाहे तो तुम नीलामी घर से आसानी से निकल जाना भूल जाओ। उस समय युवक के दिमाग में एक घना विचार कौंधा जब उसने उस हमले को रोका। हालांकि उसके दिल में विचार गिरने से पहले मुट्ठी जिसमें दबाव डालने वाली शक्ति थी ने उसकी बाह पर मजबूती से संपर्क किया। एक नरम क्रैक ध्वनि निकली और उसके बाद युवक की अभिव्यक्ति बेतहाशा बदल गई। उसके गले से अनजाने में एक और ताजा खून निकल आया। उसके शरीर को भी मजबूत और क्रूर बल ने धक्का दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वो हिंसक रूप से दीवार में जा टकराया। तुरंत उसने एक और ताजा खून थूका। उसके पैर जमीन पर घुटनों के बल टिक गए, जबकि उसका शरीर दर्द से सिकुड़ गया। केवल उस क्षण जब युवक ने खून उगल दिया, याफी जो सीढ़ियों पर थी मुड़ी। जियाओ यान को सावधान रहने के लिए पुकारना उसके मुंह से अभी निकला ही था कि उसने युवक को मरे हुए कुत्ते की तरह सिकुड़ते हुए देखा। उसका सुंदर चेहरा तुरंत सदमे और अविश्वास से ढक गया। इस समय युवक के बगल में मौजूद अधीनस्थों ने इस घटना से आखिरकार उबर लिया। जब उन्होंने अपने मालिक की दयनीय स्थिति को देखा तो उनके चेहरे पर पहले तो सदमा दिखा और फिर उन्होंने गुस्से से शियाओ यान को घेर लिया। मैं आप सभी को वापस जाने का आदेश देता हूं। कुछ गार्डों की हरकतों को देखकर सीढ़ियों पर खड़ी याफी आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और भड़क उठी। उसकी बादाम जैसी आंखें गुस्से से घूर रही थी और वो जोर से चिल्ला रही थी। याफी की चीख सुनकर वे कुछ गार्ड एक पल के लिए झिझके। उनके मालिक में याफी को अपमानित करने की हिम्मत हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें भी ऐसी हिम्मत है। अगर आप में से कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत करता है तो प्राइमर नीलामी घर से बाहर निकाले जाने के लिए तैयार हो जाओ। हालांकि तुम मेरे अधीनस्थ नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि कार्यवाहक पर्यवेक्षक एल्डर के रूप में मेरी स्थिति के साथ तुम जैसे कुछ मानव मैल को हटाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। जब याफी बर्फीली होती थी तो उसमें एक अलग और अनोखी महिमा होती थी। याफी को देखते हुए जिसके सुंदर चेहरे पर एक दुष्टता थी, पहरेदारों के चेहरों पर आखिरकार एक खौफ की झलक दिखाई दी। उन्होंने एक दूसरे के चेहरों को देखा और अनिच्छा से पीछे हट गए। अपने मालिक को लेकर आओ और जहां से आए हो वहां से लौट जाओ। याफी ने अपने नाजुक हाथ से सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में आदेश दिया। ठीक है याफी, तुम में हिम्मत है। तुमने वास्तव में एक बाहरी व्यक्ति की मदद की। बस इंतजार करो। अपने अधीनस्थों द्वारा खड़े होने में मदद किए जाने पर युवक के कदम कुछ हद तक लड़खड़ा गए। उसने अपने मुंह के कोने से खून के धब्बे को रगड़ा और गुस्से से याफी को घूरा। तुरंत उसकी पुतलियों में एक गहरी ठंडक और उदासी थी, क्योंकि वो उसके बगल में खड़ी जियाओ यान की ओर मुड़ा था। उसकी सांसें तेज थी और उसने एक गहरी आवाज में कहा, अच्छा अच्छा छोटे कमीने, अगर तुम में हिम्मत है तो बस इंतजार करो। ये शातिर शब्द कहने के बाद युवक ने अपने बगल में खड़े पहरेदार के चेहरे पर दुर्भावनापूर्ण थप्पड़ मारा
और गुस्से से कहा, मूर्ख, जाओ। सीढ़ियों के पास खड़े होकर जियाओ यान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उस युवक को देखा जो कुछ पहरेदारों के सहारे धीरे धीरे दूर जा रहा था। उसकी आस्तीन के नीचे की मुट्ठी धीरे धीरे खुली हुई थी और उसकी उंगलियों के सिरे पर कुछ हरे रंग की लपटें तड़प रही थी। इस तरह के व्यक्ति का सामना करने पर क्या तुम वास्तव में खुद को रोकना जानते हो? तुम उसे सीधे क्यों नहीं मार देते? अन्यथा वो भविष्य में इसे याद रखेगा। हाइबो डोंग ने सीढ़ियों से टिककर हल्के से हंसते हुए कहा, आखिरकार ये किसी और का क्षेत्र है। जियाओ यान मुस्कुराया और याफी को देखा। उसने कंधे उचकाए और कहा, मुझे खेद है, मैं थोड़ा आवेगपूर्ण था। लेकिन उस आदमी के मुंह से वाकई बदबू आ रही है। याफी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है कि हमारे लिए किसी और दिन इस बारे में बात करना बेहतर होगा। एक बार जब वो आदमी घर लौटेगा तो वो निश्चित रूप से रोएगा और अपने दादा से शिकायत करेगा। जब वो समय आएगा तो वो बूढ़ा व्यक्ति जो अपने बच्चे को लेकर बहुत अधिक सुरक्षात्मक है, निश्चित रूप से यहां परेशानी पैदा करने आएगा। कोई बात नहीं। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमें वाकई कुछ चीजों की जरूरत है। चलो अब इस पर चर्चा करते हैं। हम उन परेशानियों का खुद ही ख्याल रखेंगे। तुम जिद्दी साथी, भूल जाओ। जब वो समय आएगा तो मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि वो बूढ़ा आदमी बहुत घमंडी है। मुझे डर है कि वो मुझे भी डांटेगा। ये सुनकर याफी असहाय होकर केवल अपना सिर हिला सकती थी। वो मुड़ी और सीढ़ियां चढ़ गई। जैसे ही वो एक कोने में मुड़ी, उसने जियाओ यान को अपनी प्यारी सुडौल पीठ दिखाई। जियाओ यान ने इसे अनदेखा करने का नाटक किया और सीढ़ियों से ऊपर जाने से पहले वो डोंग के साथ नजरें बदली। जियाओ यान ने याफी का पीछा करते हुए कुछ मंजिलें चढ़ी और आखिरकार एक बड़े दरवाजे के सामने रुक गया। ये देखकर कि वह रास्ते से बेहद परिचित थी। ये स्पष्ट था कि ये वो जगह थी जहां वो अक्सर आती थी। बड़े दरवाजे के पास कुछ गार्ड खड़े थे। हालांकि जब वे जियाओ यान और हैबो डोंग पर नजरें गड़ाए हुए थे तो उनकी निगाहें अनिश्चित थी, लेकिन चतुर पहरेदारों ने उन्हें रोकने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। इसके बजाय वे बस लकड़ी के खंभों की तरह किनारे पर खड़े रहे। दरवाजा खोला गया और एक विशाल कमरा सामने आया। कमरे के भीतर किताबों की अलमारियां बड़े करीने से बनाई गई थी। इन किताबों की अलमारियों पर कई तरह की मोटी किताबें रखी हुई थी। याफेई उनके बीच से गुजरी और आखिरकार एक काम की मेज के सामने पहुंची। फिर उसने मुड़कर जियाओ यान और हैबो डोंग को मुस्कुराते हुए देखा। बगल में कुर्सियों की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, बैठो। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए? जियाओ यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने बेतरतीब ढंग से एक कुर्सी पकड़ी, उसे खींच लिया और बैठ गया। एक पल सोचने के बाद उसने याफेई को घूरते हुए कहा, क्या मैंने अभी तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी की है? मुझे माफ करना। मुझे पता है कि तुमने सिर्फ मेरी वजह से ऐसा किया है। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। याफेई ने अपना हाथ हिलाया। वो टेबल के चारों ओर घूमी और उसके पीछे बैठ गई। उसके होंठ थोड़े से उभरे हुए थे और वह मुस्कुराती हुई बोली, उस लड़के का नाम लेई लेई है। वो हमारे माइटर कबीले का सदस्य भी है। उसका समर्थन भी काफी मजबूत है। आमतौर पर मैं उसे नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए मैं उसे अनदेखा करना ही चुन सकती हूं। हालांकि उस आदमी के मन में मेरे लिए कुछ घृणित विचार थे। मेरे द्वारा उसे अनदेखा करने के कारण वो शर्म के कारण क्रोधित हो गया था और इस तरह उसने हर समय मुझसे परेशानी ढूंढने का फैसला किया है। कबीले में बड़ों के घर में उसके दादा का कुछ महत्व है, इसलिए मैं इस बेहद मोटे चेहरे वाले आदमी का सामना करने में बहुत असहा हूं। याफेई ने अपने माथे के काले बालों को ब्रश किया और कुछ थके हुए स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि लेई लेई नामक युवक ने वास्तव में
उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के लिए जितना अधिक आप ऐसा करेंगे, वो उतना ही अधिक उग्र हो जाएगा। जियो यान ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, के ये तो मैं जानती ही हूं, लेकिन तुम्हें मेरे दिमाग की विशालता को ज्यादा नहीं आंकना चाहिए। मेरे जैसी छोटी सी महिला इतनी बड़ी संत जैसी डिग्री कैसे हासिल कर सकती है? दरअसल मैं उसे अभी भड़काना नहीं चाहती, लेकिन भविष्य में जब मुझे कमान संभालने का मौका मिलेगा, तो ये आदमी सबसे पहले कचरे में से एक होगा जिसे मैं बाहर निकाल दूंगी। जब वो समय आएगा तो मेरा बदला उसे डरा देगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि औरतें हमेशा सबसे लंबे समय तक द्वेष रखने वाली प्राणी रहेंगी, वरना यह कहावत क्यों होती कि औरत का दिल सबसे ज्यादा दुष्ट होता है? या फी ने हल्के से हंसते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि उसका वर्तमान रूप अनजाने में उसकी महत्वाकांक्षा और ताकत को प्रकट कर रहा था। या फी के ये शब्द सुनकर जियाओ यान और हैबो डोंग के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये महिला, जो बेहद कोमल दिखती थी, वास्तव में इतनी सहनशीलता और धैर्य रखती होगी। ठीक है, चलो उसके बारे में बात करना बंद करते हैं, इससे मेरा मूड खराब हो जाता है। याफी ने अपना सिर हिलाया और याफी के खूबसूरत चेहरे पर झरने के पानी जैसी कोमल मुस्कान उभर आई। उसने जियाओ यान को देखा और धीरे से कहा, तुम्हें किन चीजों की जरूरत है? मुझे बताओ, मैं उन्हें खोजने में तुम्हारी मदद करूंगी। जियाओ यान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसने स्टोरेज रिंग से एक सफेद कागज निकाला जिस पर आध्यात्मिक रिकवरी पर्पल पिल को परिष्कृत करने के लिए जरूरी औषधीय तत्व लिखे थे। जिसके बाद उसने इसे हैबो डोंग के सामने याफी को सौंप दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझ पर एक एहसान करो और देखो कि क्या तुम यहां सभी औषधीय तत्व इकट्ठा कर सकते हो। जियाओ यान की हरकत को देखते हुए हैबो डोंग के बूढ़े चेहरे पर मुस्कान और भी घनी हो गई। जब पहले ने सफेद कागज निकाला था, तो दूसरे ने अपनी तीखी नजर से उसे तेजी से स्कैन किया था। उस पर वही औषधीय तत्वों के नाम लिखे थे जो जियाओ यान ने उसे बताए थे। इससे उसे लगा कि जियाओ यान ने वाकई इस बात को उसके दिल में डाल दिया है। मुझे बस इतना पता था कि अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप नीलामी घर जैसी जगह पर निश्चित रूप से नहीं आएंगे। याफी ने श्वेत पत्र प्राप्त किया और अपना सिर हिलाया। तुरंत उसने अपना सिर नीचे किया और उस पर औषधीय सामग्री के नामों पर मोटे तौर पर नजर डाली। उसके सुंदर चेहरे पर एक झटका लगा। उसने अपना सिर उठाया, जियाओ यान को देखा और कहा, ये सभी औषधीय सामग्री सामान्य चीजें नहीं हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका नाम मैंने केवल सुना है और कभी नहीं देखा है। हाँ, जियाओ यान ने थोड़ा सिर हिलाया और धीरे से पूछा, क्या यहां सभी औषधीय सामग्री एकत्र करना संभव है? ये सुनकर बगल में खड़े हाइबो डोंग ने भी उत्सुकता से याफी को देखा, जो गहरी सोच में थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जो प्रभावित करती है कि वह अपनी चरम शक्ति को पुनः प्राप्त कर पाएगा या नहीं। याफी ने अपनी ठुड्डी को सहलाया और अपना सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए सोचा। उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे डर है कि उन सभी को इकट्ठा करना बेहद मुश्किल होगा। आखिरकार ये औषधीय तत्व वाकई बहुत दुर्लभ है। अगर इन्हें बाजार में उतारा जाए तो इनमें से लगभग हर एक को कम से कम 2 लाख सोने के सिक्कों की ऊंची कीमत पर बेचा जा सकेगा। इसके अलावा ये तभी संभव है जब ये तत्व बेचे जा रहे हों। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई इन्हें बेच रहा है। जब याफी ने ये शब्द कहे तो हाइबो डोंग तुरंत उदास हो गया, जबकि बगल में खड़ा जियो यान निराशा से आहे भर रहा था। अपने दिल में वो खुश था। अगर वे यहां सभी औषधीय तत्व इकट्ठा करने में सक्षम हो गए तो ये उसके लिए एक त्रासदी बन जाएगी। उन सभी को इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि मुझे लगता है कि इसमें मौजूद औषधीय तत्वों में से आधे को इकट्ठा करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। याफी ने अपने विचार व्यक्त किए। आधा भी अच्छा है,
ये कम से कम कुछ न होने से तो बेहतर है। जियो यान ने सिर हिलाया और आह भरी। ये सुनकर याफी के सुंदर चेहरे पर अचानक एक शरारती मुस्कान उभर आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे रिकॉर्ड के अनुसार हमारा प्राइमर नीलामी घर इस कागज पर सूचीबद्ध 4 प्रकार की औषधीय सामग्री निकालने में सक्षम होना चाहिए। उनमें से प्रत्येक की कीमत कम से कम 200,000 सोने के सिक्कों से ज्यादा है। मुझे डर है कि इन 4 औषधीय सामग्रियों के लिए आवश्यक कुल राशि लगभग 10 लाख सोने के सिक्कों की होगी। जियाओ यान दीदी, क्या आप पैसे सौंपने में सक्षम हैं? ओह, जियाओ यान ने अपनी आंखें झपकाई और अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकता। जियाओ यान के ये शब्द कहने के बाद याफी के सुंदर चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ गई। उसकी लंबी उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और कुछ हद तक अफसोस भरी आवाज में बोली, जियाओ यान दीदी, अब हम वो टैन सिटी में नहीं हैं। यहां भले ही बड़ी बहन आपकी मदद करने को तैयार हो, लेकिन मेरे पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा इतनी बड़ी राशि पहले से ही मेरे प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जियाओ यान ने अपने चेहरे के किनारे को रगड़ते हुए कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? हालांकि 1 मिलियन सोने के सिक्के कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन बड़ी बहन को तुम पर बहुत भरोसा है। संयोग से हमारा प्राइमर कबीला इस दौरान एक कीमियागर की भर्ती कर रहा है। अगर जियाओ यान दीदी दिलचस्पी रखती है तो तुम इसका इस्तेमाल बिल चुकाने के लिए कर सकती हो। एक टियर 2 मेडिसिनल पिल भी काफी अच्छी कीमत पर बेची जा सकती है। मुझे लगता है जियाओ यान दीदी की क्षमता के साथ तुम्हारे लिए इन बिलों का भुगतान करना आसान होना चाहिए। याफी की कमल के फूल जैसी सुंदर आंखें एक उथले कोण में मुड़ी हुई थी, जो लोगों को लोमड़ी की आत्मा की तरह मंत्रमुग्ध कर रही थी। टीएल, चीनी लोक कथाओं में लोमड़ी की आत्मा का इस्तेमाल एक मोहक महिला बटा एक महिला को दर्शाने के लिए किया जाता है, जो एक आदमी को मोहित करती है। ओह, खुद को बेच रहा हूं। यह सुनकर जियाओ यान कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ गया। तुरंत वो जोर से हंसा और अपना सिर हिलाया। उसने उसे पलटा, हाईबो डोंग की ओर देखा और अपना हाथ हिलाया। तुम खुद ही इसे सुलझा लो। मैं केवल औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए जिम्मेदार हूं। औषधीय सामग्री का मामला कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में तुम्हें चिंता करनी चाहिए। स्थिति को देखते हुए हाईबो डोंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वो खड़ा हुआ और अपनी स्टोरेज रिंग से एक बेहद खूबसूरत बैंगनी सोने का कार्ड निकाला, जिसके बाद उसने बेतरतीब ढंग से इसे टेबल पर फेंक दिया और कहा, छोटी लड़की, जाओ और जल्दी से मेरे लिए औषधीय सामग्री इकट्ठा करो। तुम वास्तव में उसे अपने इन 1 मिलियन के साथ यहां रखने की सोच रही हो? यह वास्तव में उसके मूल्य को कम आंकना है। याफी हैरान रह गई, क्योंकि वो बैंगनी सोने के कार्ड को घूर रही थी, जिसकी सतह पर 7 चांदी के रंग की रेखाएं थी। याफी के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। अनगिनत ताकतवर लोगों के संपर्क में आने के कारण वो स्वाभाविक रूप से बहुत स्पष्ट थी कि इस तरह का बैंगनी सोने का कार्ड कुछ ऐसा था जिसे केवल वे ही इस्तेमाल कर सकते थे जिनमें कम से कम डू वांग की ताकत थी। क्या यह संभव था कि यह विनम्र दिखने वाला बूढ़ा आदमी वास्तव में डू वांग था? उसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखों में एक बहुत ही जटिल भाव था जब वो जियाओ यान की ओर मुड़ी, जो एक कुर्सी पर बैठा था और ऊब में अपने नाखून को खरोंच रहा था। ये छोटा सा साथी इन 3 वर्षों के दौरान काफी अच्छी तरह से काम चला रहा था। वो वास्तव में इतने मजबूत व्यक्ति के साथ बातचीत करने में सक्षम था। ये जानना चाहिए कि डू वांग श्रेणी का व्यक्ति एक वीआईपी था, जिसे कोई भी व्यक्ति कमतर आंकने या अनदेखा करने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही वो मजबूत प्राइमर कबीले में क्यों न हो। याफी ने बैंगनी सोने के कार्ड को सावधानी से उठाया और अपनी उंगली को धीरे धीरे उस पर रगड़ा। इसकी विशेष बनावट ने उसे तुरंत पहचान लिया कि ये असली था। तुरंत उसने धीरे से अपने हाथों को ताली बजाई और एक प्यारी
सुंदर दिखने वाली महिला नौकरानी जल्दी से दरवाजे के बाहर से अंदर चली आई। जाओ और इन 4 औषधीय सामग्रियों को ठीक से पैक करो और काम पूरा होने के बाद जितनी जल्दी हो सके उन्हें ले आओ। जल्दी करो। या फेई ने महिला नौकरानी को गंभीरता से आदेश देते हुए कागज का एक टुकड़ा दिया। हाँ, महिला नौकरानी ने कमरे से बाहर निकलने से पहले सम्मानपूर्वक जवाब दिया। बूढ़े साहब, कृपया एक पल रुके, औषधीय सामग्री तुरंत ला दी जाएगी। महिला नौकरानी को जाते हुए देखने के बाद या फेई ने सम्मानपूर्वक हैबो डोंग से कहा। हैबो डोंग ने अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसने अपना चाय का प्याला उठाया, लेकिन चुपचाप वहां प्रतीक्षा करते हुए कुछ नहीं बोला। अचानक ये पता चलने पर कि ये विनम्र दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में इतनी शक्तिशाली पहचान रखता है, या फेई ने अब जियाओ यान को चिढ़ाने की हिम्मत नहीं की, जिसके साथ बूढ़े व्यक्ति का काफी महत्वपूर्ण रिश्ता था। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठी रही। कभी कभी उसकी कुछ अजीब सी नजर ऊब चुके युवक की ओर चली जाती। उन तीनों की चुप्पी के बाद कमरे का माहौल धीरे धीरे उदास होता गया। समय बीतने के साथ ही जियाओ यान ने आखिरकार थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। वो बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि एक घबराई हुई महिला नौकरानी जल्दी से दरवाजे से अंदर आई और सबसे पहले उदास माहौल को तोड़ने लगी। औषधीय सामग्री कहाँ है? बेचैन कदमों की आवाज सुनकर याफी ने अपना सिर उठाया। जब उसने खाली हाथ वाली महिला नौकरानी को देखा तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गई और उसने गहरी आवाज में पूछा, याफी शियाओ जी, औषधीय सामग्री। औषधीय सामग्री एल्डर लेई ओ ने जबरदस्ती छीन ली थी। उन्होंने कहा कि ये औषधीय सामग्री पहले से ही किसी के पास सुरक्षित है और इसे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। महिला नौकरानी के चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी और उसने डरते डरते कहा, टीएल, शियाओजिज का अर्थ है युवती बटा मिस। इस मामले में इसका इस्तेमाल कबीले की युवती के रूप में सम्मानपूर्वक किया जाता है। धमाका। जैसे ही उसका चेहरा अचानक उदास हो गया, याफी का हाथ मेज की सतह पर जोर से टकराया। उसने अपने चांदी के दांत भींचे और कहा, ये बूढ़ा आदमी, ये औषधीय सामग्री कम से कम कुछ महीनों से गोदाम में पड़ी थी। मुझे क्यों नहीं पता कि किसी ने उन्हें सुरक्षित रखा है? क्या हुआ? घटनाओं के अचानक मोड़ को देखकर जियाओ यान ने भौहें सिकोड़ी और धीरे से पूछा। जैसे ही याफी ने धीरे से सांस ली, उसकी मोटी गोल छाती थोड़ी ऊपर नीचे हुई। उसने अपने हाथों को धीरे से अपने मंदिर पर रगड़ा और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, वो बूढ़ा आदमी लेई ओली लेई का दादा है, जिसे तुमने पहले पीटा था और खून की उल्टी कर दी थी। वो प्राइमर कबीले में एक बुजुर्ग भी है और उसके पास काफी शक्ति है। क्या वो अपने व्यक्तिगत झगड़े का बदला लेने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है? जियाओ यान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। उसके बगल में हाई बोडोंग, जो धीरे धीरे अपनी चाय पी रहा था, ने अपनी सफेद भौहें सिकोड़ी। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दोनों हाथों में पकड़े चाय के प्याले में रखी चाय ठंडी हवा के झोंकों से पलक झपकते ही बर्फ में जम गई। आह, वो बूढ़ा आदमी! इस बार तो वो सचमुच हद पार कर गया। उसने वास्तव में कुछ ऐसा ही किया। याफी खड़ी हो गई। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा काला और उदास था। जब उसने बगल में खड़ी महिला नौकरानी से कहा, रास्ता दिखाओ, मैं खुद जाकर उससे तर्क करूंगी। ये सुनकर महिला नौकरानी केवल विनम्रतापूर्वक आज्ञा मान सकी और अपना सिर हिलाया। वो मुड़ने ही वाली थी कि कमरे में एक पुरानी ठंडी खर्राटे फैली। मुझे तर्क करने के लिए ढूंढो? ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूं कि यहां वास्तव में किसने मेरे पोते को घायल करने की हिम्मत की। जब याफी ने ये ठंडी खर्राटे सुनी तो उसके सुंदर चेहरे पर ठंडक और भी बढ़ गई। उसने अपने हाथ मेज की सतह पर दबाए हुए थे, जबकि वह दरवाजे से कमरे में घुसने वाले कुछ लोगों को ठंडी निगाहों से देख रही थी। समूह का नेतृत्व एक बूढ़ा आदमी कर रहा था,
जिसने शानदार लबादा पहना हुआ था और उसका चेहरा कुछ उदास था। उसके पीछे पीले चेहरे वाला युवक और कुछ गार्ड थे। इस समय युवक एक कुर्सी पर बैठे जियाओ यान को बुरी तरह घूरने के लिए एक घातक नजर का इस्तेमाल कर रहा था। बुजुर्ग लेओ, आपके इस कदम का क्या मतलब है? हालांकि आप कबीले में एक बुजुर्ग हैं, लेकिन आपको नीलामी घर के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार कब मिला? इसके अलावा आप वास्तव में एक ग्राहक द्वारा ऑर्डर की गई औषधीय सामग्री को रोकने की हिम्मत करते हैं। क्या आप हमारे प्राइमर नीलामी घर की प्रतिष्ठा को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? याफी का सुंदर चेहरा ठंड से भर गया क्योंकि उसने गुस्से से बूढ़े आदमी को घूरा। उसने हिंसक रूप से उस पर एक बड़ी टोपी डाल दी। टीएल, एक बड़ी टोपी पहनना, इसका मतलब है किसी व्यक्ति पर एक बड़ा अपराध थोपना। इस भारी बड़ी टोपी के नीचे, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती थी, लेई ओ नामक बूढ़े व्यक्ति का चेहरा थोड़ा बदल गया। हालांकि तुरंत वो ठंडी हंसी हंसा। हे, क्या शानदार आधिकारिक उपस्थिति है। याफी, ये मत सोचो कि तुम अब एक असली बुजुर्ग हो। जब आप एक्टिंग सुपरवाइजिंग एल्डर से एक्टिंग हटाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप इस तरह से आकर मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको ऐसा मौका नहीं मिल सकता है। प्राइमर ऑक्शन हाउस के एक्टिंग सुपरवाइजिंग एल्डर के तौर पर आपने वास्तव में बिना अनुमति के हमारे कबीले के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाहरी लोगों को निजी तौर पर लाया और एक साथी कबीले के सदस्य को घायल भी किया। जब एल्डर हाउस की अगली बैठक शुरू होगी, तो मैं गंभीरता से अन्य बुजुर्गों से इन अपराधों के लिए आपके पद को हटाने की मांग करूंगा। कमरे में प्रवेश करने के बाद लेई ओ की काली और शातिर निगाहें जियाओ यान और है बो डोंग पर घूम गई। युवा जियाओ यान ने उसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। केवल उसकी छाती पर टियर 2 कीमियागर बैज के कारण उसके दिल में एक क्षणिक आश्चर्य हुआ। हालांकि यह केवल एक आश्चर्य था। अपनी स्थिति के साथ उसने बहुत से टियर 2 कीमियागरों के साथ बातचीत की थी, इसलिए उसकी अधिकांश दृष्टि भावहीन है बो डोंग पर केंद्रित थी। हालांकि अपनी विवेकशील क्षमता के साथ वो स्वाभाविक रूप से हाई बो डोंग की नींव को नहीं देख सकता था। तुरंत उसके दिल में अज्ञानता ने उसे निडर बना दिया। यदि दूसरा पक्ष डूलिंग या डू वांग वर्ग का था, तो उसे कुछ ऊर्जा उतार चढ़ाव का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए था। हालांकि वर्तमान में लेई ओ ने महसूस किया कि हाई बो डोंग के पूरे शरीर में ऊर्जा प्रवाह का थोड़ा सा भी निशान नहीं था। इसके लिए केवल 2 संभावनाएं थी। एक ये कि दूसरा पक्ष कोई ऐसा व्यक्ति था जो डू हुआंग से आगे निकल गया था। दूसरी ये कि दूसरे पक्ष की ताकत इतनी कमजोर थी कि लोगों को उसके शरीर में मौजूद डू क्यूई को महसूस करने में कठिनाई होती थी। हालांकि लेई ओ के पास जियामा साम्राज्य के सभी डू हुआंग को जानने की योग्यता नहीं थी, फिर भी उसे उन सभी को देखने का अवसर मिला। दुर्भाग्य से वे कुछ डू हुआंग उसके सामने मौजूद हाई बो डोंग नहीं थे। फिर एकमात्र स्पष्टीकरण बचा था दूसरा। बड़े लेयो, शायद आप नीलामी घर के कुछ अव्यक्त नियमों को भूल गए हैं। कुछ बड़े ग्राहकों के पास इस जगह पर चलने की योग्यता होती है। जहां तक लेई के मामले की बात है, तो यह पूरी तरह से उसकी अपनी गलती थी। उसे सबक सिखाने के लिए दूसरों को दोष नहीं दिया जा सकता। या फी ने ठंडे स्वर में कहा, एक तेज तर्रार लड़की। बड़ा ग्राहक, हे, ठीक है, तुम आओ और मुझे बताओ कि इन 2 लोगों की पहचान क्या है, और मुझे ये आकलन करने दो कि वे वास्तव में कितने बड़े हैं। क्या वे उस योग्यता तक पहुंच चुके हैं जैसा कि तुमने कहा है? लेई ओ ने अपने होठों को एक साथ दबाया और उदास होकर उत्तर दिया। जियामा पवित्र शहर के भीतर उसके संबंध काफी अच्छे थे। वो शहर की कुछ बड़ी ताकतों के साथ साथ उन ताकतों में से कुछ को भी जानता था जो अन्य प्रमुख शहरों के अधिपति थे। हालांकि उसने पहले कभी जियाओ यान या है बो डोंग को नहीं देखा था। लेई ओ के शब्दों को सुनकर याफी थोड़ा सुस्त हो गया। वो जियाओ यान की पहचान जानती थी, लेकिन जियाओ कबीले के लोग
लेई ओ को डराने में सक्षम नहीं थे, जो कबीले में घमंडी और दबंग होने के लिए प्रसिद्ध थे। जहां तक दूसरे हाइबो डोंग की बात है, तो उसे उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। याफी को अवाक देखकर लेई ओ के चेहरे पर बहुत प्रसन्नता दिखी। उसने उदास होकर कहा, लगता है भतीजी को भी दूसरे पक्ष की पहचान के बारे में ठीक से पता नहीं है। तुम वाकई इन अजनबियों को हमारे कबीले के महत्वपूर्ण मैदान में लाने की हिम्मत कर रही हो। लगता है तुम वाकई इस पद के लिए उपयुक्त नहीं हो। लेई ओ द्वारा इस तरह से मजबूर किए जाने पर या फियू का चेहरा तुरंत कुछ हद तक लाल हो गया। उसने अपने चांदी के दांत भींचे और कहा, मैं इस बारे में तुमसे बहस नहीं करूंगी। वे औषधीय तत्व पहले उन्होंने खरीदे थे। उन्होंने पहले ही इसके लिए भुगतान कर दिया है, लेकिन तुमने माल को रास्ते में ही रोक दिया। एक बार जब यह मामला फैल जाता है और प्राइमर नीलामी घर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, तो मैं देखना चाहती हूं कि तुम फर्स्ट एल्डर को क्या स्पष्टीकरण दोगी। जब उसके कानों में फर्स्ट एल्डर के 2 शब्द पड़े, तो लेई ओ के चेहरे पर साफ तौर पर बदलाव आ गया। जाहिर है कि इस नाम का उस पर निवारक प्रभाव था। हालांकि जब उसने अपने प्यारे पोते के पीले सफेद चेहरे को देखने के लिए अपना सिर झुकाया, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, उन औषधीय सामग्रियों को पहले ही किसी ने सुरक्षित रख लिया था। बस मैं ऐसा मामला नहीं चाहता कि जब वो भविष्य में आकर उन्हें ले जाए तो हम उसे हिसाब में न ले सके। तुम बकवास। याफी का चेहरा चमक उठा। उसके तर्कहीन तर्क का सामना करते हुए याफी का हाथ मेज की सतह पर जोर से टकराया। वो वास्तव में तब तक क्रोधित थी जब तक कि उसने सीधे अश्लीलता का इस्तेमाल नहीं किया। अगर कोई था जिसने इतना बड़ा बिल सुरक्षित रखा था, तो मुझे कैसे पता नहीं चल सकता था। एल्डर लेई ओ, चीजों को करने का यह तरीका वास्तव में एक एल्डर के रूप में आपके पद के लिए उपयुक्त नहीं है। याफी ने गुस्से में कहा, मैं निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से इस मामले की रिपोर्ट प्रथम एल्डर को दूंगी। जैसे ही उसने कहा, याफी गुस्से से खड़ी हो गई। उसकी हरकतों को देखते हुए जियो यान, जो चुप रहा था, ने आखिरकार एक धीमी आह भरी। वो खड़ा हुआ, टेबल की तरफ चला गया और याफी को खींच लिया, जिसके बाद उसने उसे कुर्सी पर दबाया, उसके सिर को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह स्पष्ट है कि इन मामलों को तर्क के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है। मुझे इसे संभालने दो। कुछ भी मजाकिया कोशिश मत करो। वो बूढ़ा आदमी एक डॉलिंग है। चाहे तुम कितने भी असामान्य क्यों न हो, तुम निश्चित रूप से उसे हरा नहीं सकते। जियाओ यान की अंतरंग हरकतों से याफी का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वो एक पल के लिए थोड़ा संघर्ष करती रही, लेकिन उसे थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। मुस्कुराते हुए नाजुक और सुंदर चेहरे को घूरते हुए उसने कुछ जल्दी से कहा, वास्तव में मैं कुछ नहीं करूंगा। जियाओ यान मुस्कुराया, पीछे मुड़ा और कुर्सी पर बैठे हैं बो डोंग को देखा। उसने विनम्रता से कहा, बूढ़ी है या फिर तुम्हारे मामले की वजह से इस हालत में है। वहां बैठकर तमाशा मत देखो। जो तुम्हें जरूरी लगे वो करो। जियाओ यान की बातें सुनकर उसके पीछे खड़ी याफी ने भी संघर्ष करना बंद कर दिया। उसकी नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ी जो अपने चाय के प्याले से खेल रहा था। पहले के बैंगनी सुनहरे कार्ड को याद करते हुए वो धीरे धीरे शांत हो गई। विपरीत दिशा में लेई ओ ने भी जियाओ यान के बोलने के बाद अपनी नजर हाई बो डोंग की ओर घुमाई। हाई बो डोंग की उदासीन अभिव्यक्ति को देखकर लेई ओ की आंखें सिकुड़ गई। उसका सिर थोड़ा असहज महसूस हुआ और उसने नरम और धीमी आवाज में पूछा, तुम हो? हाई बो डोंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर ऊपर देखा। उसकी नजर 10,000 साल पुराने बर्फ के ग्लेशियर की तरह उदासीन थी, क्योंकि उसने बेतरतीब ढंग से लेई बो पर नजर डाली। तुरंत उसने अपना सिर नीचे किया और चाय के प्याले को देखा जो जम गया था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने कहा, प्राइमर टेंगशान, वो कचरा अभी भी जिंदा है ना?
शांत और उदासीन आवाज निस्संदेह गर्जने जैसी थी, हिंसक और अचानक, जो कमरे में मौजूद लोगों के कानों के पास अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी, सिवाय जियाओ यान और या फेई के, उन्हें तब तक हिलाते हुए जब तक कि वे लकड़ी के खंभे की तरह सुस्त नहीं हो गए। हे भगवान! वो वास्तव में प्रथम एल्डर के बारे में इस तरह से बात करता है। प्रथम एल्डर जिया मा साम्राज्य में 10 मजबूत लोगों में से एक है। जियाओ यान दीदी, इस बूढ़े सर की वास्तव में पहचान क्या है? अपना छोटा सा मुंह थोड़ा खोलकर या फेई ने मूर्खता से हाइबो डोंग को देखा, जो एक कुर्सी पर बैठा था। प्रथम एल्डर, जिसे प्राइमर कबीले में भगवान की तरह देखा जाता था, वास्तव में उसके मुंह से कचरा का टुकड़ा बन गया था। अगर ये शब्द प्राइमर कबीले के बाकी लोगों तक फैल जाते तो शायद रोष पैदा हो जाता। विपरीत दिशा में लेई ओ और उसके बगल में लेई लेई भी हाइबो डोंग के इन शब्दों से इसी तरह स्तब्ध थे। उनके मुंह के कोने थोड़े से हिल गए। स्पष्ट रूप से इन शब्दों का उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। कुड़कुड़ाना। काफी देर तक सुस्त रहने के बाद लेई ओ आखिरकार धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसने अनजाने में अपनी लार निगल ली। उसकी आंखों में आश्चर्य और घबराहट थी, क्योंकि वो हाइबो डोंग को घूर रहा था। जिस लहजे में वो बात करता था वो स्पष्ट रूप से अधिक विनम्र था। तुम्हें मुझसे इस तरह से बात करने का अधिकार नहीं है। हाइबो डोंग ने चाय के प्याले पर धीरे से फूंक मारी, जो बर्फ में बदल गया था, और उसने बिना अपनी आंखें उठाए ही कहा। इन बेहद कठोर शब्दों के कारण लेई ओ क्षण भर के लिए हैरान रह गया। उसके बूढ़े चेहरे पर तुरंत एक उदासी उभर आई। इतने सालों में जब से वो एक बुजुर्ग बना था, उसने कभी किसी को इस तरह से बात करते नहीं देखा था। 10 मिनट में लड़की ने जो औषधीय सामग्री पहले मंगवाई थी, वो मेरे सामने आज जानी चाहिए, अन्यथा मुझे प्राइमर कबीले के एक बुजुर्ग को खोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइबो डोंग ने गुस्से से भरे चेहरे वाले लेई ओ को अनदेखा कर दिया। उसका लहजा अभी भी उतना ही उदासीन था जितना कि शुरू में था। साथ ही उसने दूसरे पक्ष के लिए कोई चेहरा नहीं छोड़ा। तुम्हारा लहजा बहुत घमंडी है। क्या तुम जानते हो कि मेरे दादा कौन है? लेई ओ को इस तरह से डांटते हुए देखकर उसके बगल में लेई लेई के पीले सफेद चेहरे पर क्रोध उमड़ आया, जिसने कभी किसी को अपने दादा से इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं करते देखा था। उसके गुस्से ने एक पल पहले हाइबो डोंग द्वारा पैदा किए गए सदमे को भी दबा दिया था, और वो खुद को ठंडे तरीके से चुप रहने से नहीं रोक सका। लेई लेई के शब्द निकलते ही जियाओ यान के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, लापरवाह साथी। हाइबो डोंग के हाथ में थोड़ा हिल रहा चाय का प्याला धीरे धीरे बंद हो गया। उसने अपना सिर उठाया और अपनी बर्फीली ठंडी निगाहें लेई लेई पर तब तक घुमाई जब तक कि उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद नहीं हो गया। सभी के द्वारा देखे जाने के बाद लेई लेई अपनी गर्दन को अकड़कर फिर से बोलने का इरादा कर रहा था। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि हाइबो डोंग का शरीर थोड़ा हिल रहा है। सावधान! जिस क्षण हाइबो डोंग का शरीर हिला, लेई ओ की आंखें अचानक सिकुड़ गई। उसका शरीर क्षैतिज रूप से हिला और तेजी से लेई के सामने रुक गया, जिसके बाद उसके शरीर में डू क्यूई बेतहाशा उछली और फिर उसके शरीर से मुक्त होकर उसे ढक लिया। जब लेई ओ की डू क्यूई को बुलाया गया तो ऐसा लगा कि एक सफेद आकृति टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आ गई है। उस भयानक गति के कारण पूर्व की आंखें सिकुड़ गई। मानव आकृति स्थिर खड़ी थी और एक तैरती हुई हथेली, जिसमें बर्फीली ठंडी हड्डी को ठंडा करने वाली शक्ति थी, ने लापरवाही से लेई ओ की छाती पर थपथपाया, जहां उसकी डू क्यूई जमा हो रही थी। ग्लग! ये शायद एक लापरवाह थपकी की तरह लग रहा था, लेकिन इसने लेई ओ के चेहरे पर तुरंत पीलापन ला दिया। एक मुट्ठी भर ताजा खून बेतहाशा उल्टी हुई। तुरंत खून हवा में एक लाल हिमखंड में जमा हो गया और एक स्पष्ट ध्वनि के साथ जमीन पर गिर गया। भयंकर बल के कारण लेई ओ का शरीर पीछे की ओर उछला।
तुरंत वो और लेई लेई दीवार से टकरा गए। कुछ ही सेकंड में वे दोनों दर्दनाक कराहों की लहरें छोड़ रहे थे। लेई ओ के पीछे खड़े पहरेदार दंग रह गए जब उन्होंने लेई ओ को देखा, जो केवल एक वार से गंभीर रूप से घायल हो गया था। उनके हाथ, जो अपने हथियारों को पकड़े हुए थे, डर से कांप रहे थे। वे वास्तव में अपने मालिक की रक्षा करने के अपने कर्तव्य को भूल गए थे। दादाजी, क्या आप ठीक हैं? लेई ओ द्वारा संरक्षित होने के कारण लेई ओ को बहुत गंभीर चोटें नहीं आई। वो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ा। जब उसने देखा कि लेई ओ का भाव उससे भी ज्यादा पीला था, तो उसने जल्दी से आवाज लगाई, डू डू हुआंग। उसके शरीर में ठंडी क्यूई के कारण लेई ओ के बाल वास्तव में पतली बर्फ की परतों में ढक गए। उसका मुंह कांप उठा जब उसने अचानक हाई बो डोंग को देखा और चौंक कर कहा, एक मजबूत व्यक्ति जो लेई ओ को गंभीर चोट पहुंचाने में सक्षम था, बिना उसकी छाया देखे। लेई ओ का दिल साफ तौर पर जानता था कि केवल एक डू हुआंग ही ऐसा करने में सक्षम था। ये चंद शब्द सुनकर लेई लेई का शरीर अचानक कांप उठा। हाइबो डोंग को देखते ही उसके चेहरे पर एक खौफ दिखाई दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये विनम्र दिखने वाला बूढ़ा आदमी वास्तव में एक डू हुआंग होगा। 10 मिनट पहले ही शुरू हो चुके हैं। मैं निश्चित रूप से अपने कहे शब्दों को वापस नहीं लूंगा। 10 मिनट बाद औषधीय तत्व मेरे सामने प्रकट होने चाहिए, अन्यथा भले ही प्राइमर टेंगशान दिखाई दे, तुम आज मर जाओगे। हाइबो डोंग ने उन दोनों की ओर देखा और उदासीनता से और धीरे से कहा, जल्दी 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 जाओ और औषधीय तत्व लाओ। उन शब्दों को सुनकर लेई ओ के चेहरे पर एक आतंक छा गया। उसने जल्दी से अपने बगल में लेई लेई पर गुस्से से चिल्लाया, हां हां। समान रूप से बेहद भयभीत लेई लेई जल्दी से उठ खड़ा हुआ, रेंगते हुए और लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। लेई ओ को देखकर, जो पलक झपकते ही बेहद आज्ञाकारी हो गया था, याफी ने कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ये बूढ़ा आदमी वास्तव में एक घटिया कमीना था। आह, डू हुआंग। भगवान, ये जियो यान वास्तव में ऐसे बेहद मजबूत व्यक्ति से परिचित है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे राजधानी में आने का साहस है। याफी ने अपने सामने बने कुएं की ओर देखा। उसे धीरे धीरे लगने लगा कि इस आदमी को देखना मुश्किल होता जा रहा है। अपनी सीट से उठकर याफी ने सम्मानपूर्वक है बो डोंग को देखा और डरते डरते पूछा, क्या ओल्ड सर हमारे फर्स्ट एल्डर से परिचित है? वो बेकार आदमी अभी भी मरा नहीं है। हैबो डोंग धीरे धीरे अपनी सीट पर वापस आया और एक बार फिर एक ऐसा साहसिक वाक्य बोला जिससे लेई ओ का शरीर, जो जमीन पर पड़ा था, हिलने लगा। हैबो डोंग के इन साहसिक शब्दों ने भी याफी को थोड़ा शर्मिंदा कर दिया। उसने धीरे से कहा, फर्स्ट एल्डर के साथ सब ठीक है। क्या मैं ओल्ड सर का नाम पूछ सकती हूं? जब तुम उस बेकार आदमी को देखो तो उसे बता देना कि मैं हैबो डोंग मरा नहीं हूं। वो स्वाभाविक रूप से जान जाएगा। हैबो डोंग ने धीरे से कहा। हां। उन शब्दों को सुनकर याफी केवल सम्मानपूर्वक जवाब दे सकी। उसके हाथ एक दूसरे पर क्रॉस हो गए। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ समझ नहीं पा रही है। उसकी आंखों के कोने अचानक टेबल पर रखे बैंगनी सुनहरे कार्ड पर चले गए और जल्दी से उसे उठा लिया, उसे वापस करने का इरादा रखते हुए। नियमों के अनुसार एक डू हुआंग इस तरह के भव्य उपचार का आनंद ले सकता है। आपको इसे वापस करने की आवश्यकता नहीं है। वो इसे नहीं लेगा। याफी की हरकत देखकर जियो यान मुस्कुराया और अपनी नजर हाई बो डोंग की ओर घुमाई और पूछा, क्या मैं सही हूं ओल्ड हाई? ये आदमी, ये छोटी लड़की तुम्हारी प्रेमिका भी नहीं है। क्या तुम्हें उसे ये पैसे बचाने में मदद करने की जरूरत है? हाई बो डोंग ने अपने होठों को सरकाया और असहाय होकर कहा। जब हाई बो डोंग के शब्द उसके मुंह से निकले तो याफी का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने बैंगनी सुनहरे कार्ड को पकड़ा और एक पल के लिए हिचकिचाया,
फिर एक महिला नौकर को बुलाया और उसे उसमें से कुछ पैसे निकालने का आदेश दिया। हालांकि महिला नौकर के जाने से पहले उसने उसे कीमत आधी करने का निर्देश दिया। हे, छोटी लड़की वास्तव में जानती है कि खुद को कैसे संचालित करना है। हालांकि याफी की आवाज बहुत नरम थी, फिर भी ये हाइबो डोंग के कानों तक पहुंच गई। उस पल वो मुस्कुराया और सिर हिलाया। स्पष्ट रूप से उसके इस कार्य के कारण एक अच्छा प्रभाव पड़ा। जियाओ यान मुस्कुराया, मुड़ा और याफी को देखा, जिसका एक अति सुंदर सुंदर चेहरा था। उसने अचानक पूछा, ये सही है? क्या आप मेरी जांच करने में मदद कर सकते हैं कि नीलामी घर में कुछ ऐसा है जो आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकता है? आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करें? यह सुनकर याफी क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गई। तुरंत उसने भौहें सिकोड़ी और कहा, वे चीजें निश्चित रूप से अनोखी चीजें हैं, मैं तुम्हें खोजूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, वो मुड़ी और एक बुकशेल्फ के पास गई। एक पल के लिए खोजने के बाद उसने आखिरकार एक मोटी किताब को गले लगाया और बाहर चली गई। उसने अपना सिर हिलाने से पहले ध्यान से इसे खोजा और माफी मांगते हुए कहा, मुझे खेद है। आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने में मदद करने वाली चीजें वास्तव में बहुत दुर्लभ है। मैंने पिछले साल के नीलामी घर के रिकॉर्ड खंगाले हैं और ऐसा लगता है कि हमने उस तरह का कोई खजाना इकट्ठा नहीं किया है। निराशा उसके चेहरे पर छा गई जब जियाओ यान ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अपनी सीट पर वापस आते समय उसका मन कुछ हद तक निराश था। जियाओ यान के निराश तरीके को देखकर याफी ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया, लेकिन वो मदद करने की क्षमता नहीं रखती थी, भले ही वो चाहती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। जैसे ही 10 मिनट बीतने वाले थे, लेई लेई की घबराई हुई परछाई आखिरकार दरवाजे से अंदर आई। वो लड़खड़ाता हुआ और हाथ पैर मारता हुआ सावधानी से मेज पर कुछ जेड के डिब्बे रखता हुआ कांपती हुई आवाज में बोला, सर, आपको जिन औषधीय सामग्रियों की जरूरत है वे सभी यहां रखी है। उनमें से कोई भी जरा भी क्षतिग्रस्त नहीं है। जेड के डिब्बे देखकर हाइबो डोंग के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। उसने सावधानी से उन्हें खोला और मुस्कुराते हुए उन्हें जियाओ यान को सौंप दिया और उत्सुकता से कहा, उन्हें जांचें और देखें कि क्या वे सही औषधीय सामग्री है। जियाओ यान ने जेड के डिब्बे लिए और उन्हें ध्यान से देखा, जिसके बाद उसने लेई ओ और लेई ले की चिंतित और घबराई हुई निगाहों के नीचे सिर हिलाया। हां, वे ठीक है। औषधीय सामग्री काफी अच्छी तरह से संरक्षित है और उनकी उम्र पर्याप्त है। ये अच्छा है। जियाओ यान की पुष्टि सुनकर हाइबो डोंग ने एक लंबी सांस छोड़ी। वो पलटा और लेई ओ की ओर ठंडे स्वर में बोला, चले जाओ। और ये लड़की मेरी आंखों को बहुत अच्छी लग रही है। वापस जाओ और प्राइमर टैंगशान से कहो कि कार्यवाहक पर्यवेक्षक एल्डर का पहला शब्द छोड़ा जा सकता है। ये सुनकर लेई ओ के मुंह का कोना सिकुड़ गया। उसने जल्दी से सिर हिलाया और लेई लेई के सहारे अपमानित अवस्था में चला गया। चूंकि हम सामान प्राप्त करने में कामयाब हो गए हैं, तो क्या हमें चले जाना चाहिए? जेड बॉक्स को ठीक से रखने के बाद हैबो डोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जियाओ यान ने थोड़ा सिर हिलाया। वो याफी को अलविदा कहने ही वाला था कि एक महिला नौकर कमरे में घुसी और याफी से सम्मानपूर्वक कहा, याफी शियाओ जी, नालन शियाओ जी आपसे किसी बात के बारे में मिलना चाहती है। नालन? नालन यानरान? ये 2 शब्द जो जियाओ यान के दिल में लगभग वर्जित शब्द थे, उसे कुछ देर के लिए असमंजस में डाल दिया। इसके तुरंत बाद उसके चेहरे पर उदासी छा गई। महिला नौकरानी की सूचना सुनकर याफी के होश उड़ गए। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और जियाओ यान के चेहरे पर उदासी देखी। असहाय होकर अपना सिर हिलाते हुए उसने धीरे से पूछा, नालन यानरान? हां, महिला नौकरानी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। वो मुझे क्यों ढूंढ रही है? याफी ने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ा और धीरे से बुदबुदाई। उसने आह भरी और जियाओ यान की ओर देखते हुए माफी मांगी।
मुझे माफ कर दो। जाओ, ये तुम्हारा काम है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें दोषी ठहराऊंगी। जियाओ यान मुस्कुराया। उसके चेहरे का कुछ अंधेरा गायब हो गया जब उसने हाथ हिलाया और कहा, शायद तुम अभी उससे मिलना नहीं चाहती, इसलिए थोड़ी देर यहां रुको। उसके आने का कारण पूछने के बाद मैं तुम दोनों को बाहर तक छोड़ दूंगी। या फी की सुंदर आंखें जियाओ यान और शांत, उदासीन हाइबो डोंग पर घूमी और जांच पड़ताल के अंदाज में बोली, ये ठीक ही है। कुछ देर सोचने के बाद जियाओ यान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वर्तमान में वो वास्तव में उस महिला से इतनी जल्दी मिलना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उस समय या फी के सुझाव को अस्वीकार नहीं किया। ये देखकर कि जियाओ यान सहमत हो गया था, या फी ने राहत की सांस ली। महिला नौकरानी के पास से गुजरते हुए या फी ने उसे कमरे से बाहर निकलने से पहले दोनों की ठीक से देखभाल करने के लिए कहा, क्या तुम्हें उस नालन यानरान से कोई शिकायत है? दरवाजे के पीछे गायब हो चुकी पीठ को देखते हुए हाइबो डोंग ने चाय का प्याला पकड़ा जो बर्फ में बदल गया था और कुछ हद तक हैरान स्वर में पूछा, हां। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत थी। मुझे मत बताओ कि तुम्हारा मिस्टी क्लाउड सेक्ट में जाना उससे कुछ लेना देना है। जैसे ही उसने जियाओ यान की ओर देखा, हाइबो डोंग चौंक गया और उसने तुरंत स्तब्ध होकर पूछा। इस बार जियाओ यान ने कोई जवाब नहीं दिया और बस अपनी चाय की चुस्की ली। उसकी संकुचित आंखों में एक हल्की ठंडी चमक थी। जियाओ यान के तरीके को देखते हुए हाइबो डोंग को जवाब पता था और उसने अपनी पूछताछ जारी नहीं रखी। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ हद तक जियाओ यान के मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की ओर जाने के इरादे को समझ गया था। हालांकि वो अभी भी कुछ हद तक उलझन में था कि उस नालान यानरान महिला ने जियाओ यान के साथ क्या किया था। वो वास्तव में असाधारण मानसिक शक्ति वाले इस व्यक्ति को मिस्टी क्लाउड संप्रदाय जैसे विशाल प्राणी के साथ एक अवांछनीय संबंध बनाने के लिए तैयार करने में कामयाब रही। यह स्पष्ट था कि जियामा साम्राज्य के भीतर मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के साथ एक बुरे रिश्ते में रहना एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात थी। ओह, ये सही है। आप ऐसी चीजें क्यों खोज रहे हैं जो आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकती है? क्या आपकी आत्मा को चोट लगी है? हाइबो डोंग इस मामले में उलझना जारी नहीं रखा। इसके बजाय हाइबो डोंग को अचानक वह चीज याद आ गई जिसकी जियाओ यान को पहले जरूरत थी और उसने तुरंत संदेह से पूछा। जियाओ यान की भौं बिना किसी ध्यान दिए धीरे से हिल गई। उसने धीरे धीरे चाय पी जबकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक पल बाद उसने शांति से कहा, पिछली बार उस गुस्सा बुद्ध कमल की लौ के कारण होने वाले अवशिष्ट प्रभाव, ओह, वो चीज वाकई बहुत भयानक है। ये उचित ही है कि इसके परिणाम स्वरूप कुछ अवशिष्ट प्रभाव हुए हों। जियाओ यान की बातें सुनने के बाद हाइबो डोंग को जरा भी संदेह नहीं हुआ। आखिरकार उस गुस्सा बुद्ध कमल की लौ की ताकत वाकई कुछ हद तक भयानक थी। उसकी नजर जियाओ यान के शरीर पर पड़ी। फिर उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या ये गंभीर है? अपनी सामान्य दिल की धड़कन को बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हुए जियाओ यान ने हाइबो डोंग की ओर देखा और कहा, यह बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन यह कोई सामान्य चोट भी नहीं है। इसलिए मुझे कुछ अनोखी चीजों की तलाश करनी होगी जो आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकें, जिससे मैं जल्दी से ठीक हो सकूं। जियाओ यान का ये कुछ अस्पष्ट उत्तर सुनकर हाइबो डोंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने अपना सिर झुकाया और उस नाजुक और सुंदर चेहरे को देखा जहां कोई भावना नहीं देखी जा सकती थी। उसके होंठ थोड़े से कांप रहे थे, लेकिन उसने कोई शब्द नहीं कहा। इसके बजाय उसने थोड़ा सिर हिलाया, अपना सिर नीचे किया और चाय के प्याले को घूरते हुए चुप हो गया। चाय के प्याले की पानी की सतह से प्रतिबिंब उधार लेते हुए जियाओ यान ने हाइबो डोंग की प्रतिक्रिया को स्पष्ट रूप से देखा। उसका हाथ जो चाय के प्याले को कसकर पकड़े हुए था, थोड़ा ढीला हो गया
और उसने धीरे धीरे चाय पी। उसने अपने दिल में एक लंबी सांस छोड़ते हुए थोड़े सूखे गले को गीला किया। उन दोनों के चुप हो जाने के बाद कमरे का माहौल शांत हो गया। एक कोने में इंतजार कर रही महिला नौकर घबराई हुई थी और उसने कोई शोर करने या उन्हें बाधित करने की हिम्मत नहीं की। वो उन दोनों के लिए चाय बदलते समय भी बेहद सावधान थी। थोड़ी सी भी आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। लगभग आधे घंटे तक शांत माहौल बना रहा, जब दरवाजे से एक तेज और स्पष्ट क्लिक क्लैक की आवाज सुनाई दी। तुरंत याफी का शांत और सुंदर शरीर उन दोनों की नजरों के सामने आ गया। क्या वो चली गई है? जियो यान ने धीरे से अपने हाथ में चाय का प्याला नीचे रखा और लापरवाही से पूछा। हां, जैसे ही वो कमरे में चली गई, याफी ने सम्मानपूर्वक है वो डोंग की ओर सिर हिलाया, जो अपना चाय का प्याला पकड़े हुए था। उसने तुरंत अपनी नजर जियाओ यान की ओर घुमाई, जबकि उसकी लंबी उंगलियां धीरे से मेज पर टैप कर रही थी। एक पल बाद उसने आखिरकार जियाओ यान की संदिग्ध नजरों पर मुस्कुराते हुए कहा, जियाओ यान दीदी, क्या तुम्हें वाकई उन प्राकृतिक खजानों की जरूरत है? हां, मुझे इसकी जरूरत है। जियाओ यान का दिल थोड़ा उछला जब उसने सिर हिलाया। उसकी नजर याफी पर टिकी हुई थी और उसने धीरे से पूछा, क्या नीलामी घर में यह है? जब तक तुम इसे निकालने में सक्षम हो, मैं तुम्हें एक संतोषजनक कीमत दे सकता हूं। आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने वाली अनोखी चीजें अत्यंत दुर्लभ है। हमारे प्राइमर नीलामी घर में सामानों के विशाल प्रवाह के बावजूद हमने शायद ही उस तरह की वस्तुएं एकत्र की हों। याफी ने अपना सिर हिलाया और असहाय होकर कहा, तो तुम्हारा मतलब है? जियाओ यान ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और कहा, हमारे प्राइमर नीलामी घर में वास्तव में वे अनोखी वस्तुएं नहीं हैं जो आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकें। हालांकि जहां तक मुझे पता है, जियामा पवित्र शहर में एक निश्चित कबीले के पास एक अनोखा पौधा है जिसका नाम 7 जादुई हरी आत्मालार है। इस तरह के पौधे की जड़ों को परिष्कृत करके एक तरह का अत्यंत रहस्यमय तरल पदार्थ बनाया जा सकता है। इस तरह का पदार्थ आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा घटक है। याफी ने जवाब देते हुए कड़वी मुस्कान बिखेरी। ओ, सच में? यह सुनकर जियाओ यान के चेहरे पर तुरंत खुशी छा गई। उसने जल्दी से पूछा, कौन सा कबीला? याफी के सुंदर चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। उसका बड़बड़ाना कुछ हद तक झिझक भरा लग रहा था। जियाओ यान ने संदेह से याफी के इस भाव को देखा। वो उलझन में था, लेकिन तुरंत उसे कुछ याद आ गया। उस पल उसके चेहरे पर धीरे धीरे उदासी छाने लगी और उसने कहा, मुझे मत बताओ कि यह नालन कबीला है। हां, यह वास्तव में वे ही है। याफी ने असहाय होकर सिर हिलाया। इस तरह का खजाना ऐसी चीज है जिसकी कोई भी व्यक्ति प्रशंसा करेगा और उसे छिपाएगा। मेरे मन में उनके लिए जो दुश्मनी है, उसे ध्यान में रखे बिना भी क्या आपको लगता है कि नालन कबीला मुझे वो 7 जादुई हरी आत्मालार बेचेगा? जियाओ यान ने अपना माथा रगड़ा और धीरे से कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं जाकर इसे चुरा लूं? अगर मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है, कौन चाहता है कि आप जाकर इसे चुराएं? नालन कबीला उन 3 बड़े कबीलों में से एक है जो हमारे प्राइमर कबीले जितना ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा नालन कबीले के कई लोग साम्राज्य की सेना में महत्वपूर्ण लोग हैं। अगर कोई उनके पास मौजूद रक्षात्मक किलेबंदी की डिग्री के बारे में बात करे, तो ये निश्चित रूप से हमारे प्राइमर कबीले से कमजोर नहीं होगा। हालांकि आपके पास ओल्ड मिस्टर हाइबो डोंग की मदद है, लेकिन नालन कबीले की भारी सुरक्षा से 7 जादुई हरी आत्मालार को सफलतापूर्वक प्राप्त करने का प्रयास करना आसान काम नहीं होगा। याफी ने जियाओ यान को नकली तिरस्कार के साथ देखा और झुंझलाहट भरी आवाज में कहा, यदि आप सावधान नहीं हैं और उनके साथ मौत तक लड़ते हैं, तो आप 7 जादुई हरी आत्मालार को नष्ट कर सकते हैं। क्या इससे आपका प्रयास व्यर्थ नहीं हो जाएगा? यदि मैं लूट नहीं सकता और मैं सामान्य व्यापारिक लेन देन का उपयोग नहीं कर सकता, फिर भी
मुझे वो 7 जादुई हरी आत्मा लार चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? जियाओ यान ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और कहा, नालन कबीले के बूढ़े दादा ने कुछ साल पहले एक अतुलनीय रूप से जहरीले रैंक 5 मैजिक बीस्ट सीरिंग आयरन पॉइजन वीड से लड़ाई की थी। हालांकि वो आखिरकार इसे मारने में कामयाब रहे, लेकिन वे बदकिस्मत थे कि बाद वाले ने उनके शरीर में एक जहर इंजेक्ट कर दिया जिससे लोग डर से कांप उठते थे। प्रसिद्ध सीरिंग पॉइजन। चूंकि आप दवा को परिष्कृत करने में पारंगत हैं, मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का जहर कितना शक्तिशाली है। सीरिंग आयरन पॉइजन वीड के बारे में रिकॉर्ड है कि इसने अपनी श्रेणी से ऊपर छलांग लगाई और 6ठी रैंक के मैजिक बीस्ट को जहर देकर मार डाला। अगर यह तथ्य न होता कि इसकी संख्या इतनी कम है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, तो मुझे डर है कि महाद्वीप में कई मजबूत लोग होंगे जो इस तरह के जहर के बारे में बात करते समय अपना चेहरा बदलेंगे। या फेई मुस्कुराई और वो अचानक उन चीजों के बारे में बात करने लगी जिनका 7 जादुई हरी आत्मा लार से कोई लेना देना नहीं था। वो चीज वाकई बहुत जहरीली है, लेकिन इसका 7 जादुई हरी आत्मा लार से कोई ज्यादा संबंध नहीं लगता, है ना? सीरिंग आयरन पॉइजन वीड का नाम सुनकर जियाओ यान का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, क्या तुम मेरी सारी बातें सुन सकते हो? जियाओ यान को एक और नकली तिरस्कार भरी नजर से देखते हुए या फेई ने आगे कहा, इन पिछले कुछ सालों में दादाजी नालन ने जहर को दबाने के लिए अपनी मजबूत डू क्यूई पर भरोसा किया। हालांकि जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जहर का असर भी बढ़ता जाता है। आधे महीने पहले उसके शरीर में छिपा हुआ जहर पूरी तरह से फट गया। इस तरह के विस्फोट के तहत दादाजी नालन, जिनकी ताकत डू वांग वर्ग में है, पूरी तरह से ढह गए। अब पूरा नालन कबीला पूरी तरह से गड़बड़ में है, क्योंकि वे उसे बचाने के लिए एक कीमियागर को खोजने के लिए हर जगह जा रहे हैं। एक कीमियागर ढूंढना? नालन यानरान के रिश्तों के साथ क्या उसे गुहे को काम पर नहीं रखना चाहिए? अपनी शोधन क्षमता के साथ वो किस तरह का जहर ठीक नहीं कर सकता? जियो यान ने धीरे से कहा। उसने उसे काम पर रखा, लेकिन गुहे के पास भी ज्वलंत जहर को हटाने की क्षमता नहीं है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इस तरह का जहर हड्डियों और यहां तक कि अस्थि मज्जा के भीतर छिपा होता है। सभी औषधीय गोलियों को इसे पूरी तरह से हटाने में मुश्किल होगी। याफी ने अपना सिर हिलाया और फूट फूट कर हंसी। क्या गुहे के पास भी कोई उपाय नहीं है? यह सुनकर जियो यान ने तुरंत चौंक कर कहा, हां। याफी ने अपना सिर हिलाया और अपने विचार व्यक्त किए। हालांकि गुहे ने जहर नहीं हटाया, लेकिन उसने एक ऐसी विधि के बारे में बात की थी जो काम कर सकती है। वह है एक लौ को नियंत्रित करना, उसे दादाजी नालन के शरीर में डालना और उच्च तापमान का उपयोग करके उसमें मौजूद ज्वलंत जहर को बाहर निकालना। दुर्भाग्य से इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्व शर्त है। ज्वाला अवश्य ही स्वर्गीय ज्वाला होगी। इसलिए नालन कबीला वर्तमान में उन कीमियागरों को शामिल करने के लिए बड़ी मात्रा में धन खर्च कर रहा है जिनके पास स्वर्गीय ज्वाला है। दुर्भाग्य से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उन्होंने एक बहुत बड़ी कीमत भी तय की है जिसे हमारा प्राइमर कबीला भी चाहता है। ये सही है, उस महान कीमत के भीतर 7 जादुई हरी आत्मा लार है। याफी ने अपना हाथ हिलाया। जो कोई भी दादा नालन को ठीक करने में सक्षम होगा, वो 7 जादुई हरी आत्मा लार प्राप्त करने में सक्षम होगा। हाल ही में कई कीमियागरों ने कोशिश की है। दुर्भाग्य से वे सभी बिना किसी अपवाद के असफल रहे। एक क्षण पहले नालन यानरान मुझे खोजने के लिए आया था ताकि हम प्राइमर नीलामी घर से विज्ञापन देने में मदद करें और देखें कि क्या हम एक कीमियागर पा सकते हैं जिसके पास स्वर्गीय ज्वाला है। शायद आप जाकर कोशिश कर सकते हैं। आखिर उस समय जो कुछ हुआ उसका दादाजी नालन से कोई खास संबंध नहीं है। ऐसा होने के बाद उन्होंने नालन यानरान को कई बार गुस्से में घर से बाहर भी खदेड़ा। हालांकि
उनकी हरकतें स्थायी नहीं थी। याफी ने जियाओ यान को देखा और कहा। यह सुनकर जियाओ यान ने ध्यान से भौहें सिकोड़ी। वो चुप रहा और उसकी उंगली धीरे से मेज पर थपथपाई। जियाओ यान को देखते हुए, जो धीरे धीरे मेज की सतह पर टैप करते हुए गहरे विचार में लग रहा था, याफी कुछ हद तक घबरा गई। दादाजी नालान, नालान कबीले के प्रभारी व्यक्ति के रूप में इन वर्षों के दौरान प्राइमर कबीले के साथ काफी अच्छे संबंध बनाए थे जब वे सत्ता में थे। अगर वे गिर जाते तो नालान कबीले और प्राइमर कबीले के बीच सहयोग व्यवस्था ठहराव की अवधि में उतर सकती थी। ऐसे नुकसान काफी महत्वपूर्ण होंगे। बेशक याफी ने स्वाभाविक रूप से उम्मीद नहीं की थी कि जियाओ यान अपनी ताकत से दादाजी नालान के शरीर में मौजूद जहर को बाहर निकाल पाएगा। हालांकि अपने प्रशिक्षण के बाद जियाओ यान वर्तमान में पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। फिर भी याफी ने नहीं सोचा था कि जियाओ यान एक स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करने में सक्षम होगा, जो लगभग एक पौराणिक चीज थी। जियाओ यान की प्रतिक्रिया के बारे में इतना चिंतित होने का मुख्य कारण यह था कि वह जियाओ यान के पीछे छिपे रहस्यमय शिक्षक को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना चाहती थी। वो टैन शहर में प्रकट की गई भयावह शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा देखने के बाद याफी को एहसास हुआ कि वो रहस्यमय और अथाह था। ऐसी स्थिति में यदि वो कार्य करने के लिए तैयार हो तो दादाजी नालन का जीवन, जो एक धागे से लटका हुआ था, वास्तव में वापस खींचा जा सकता है। हालांकि मैंने इसे कभी नहीं आजमाया है, लेकिन गूहे द्वारा वर्णित विधि को सुनकर मुझे लगता है कि ये एक अत्यंत जोखिम भरी प्रक्रिया होनी चाहिए, है ना? किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में स्वर्गीय ज्वाला डालना। जब तक ज्वाला छोड़ने वाले व्यक्ति में थोड़ी सी भी हत्या करने की मंशा या लापरवाही होगी, दादाजी नालन एक पल में अंदर से राख के ढेर में जल सकते हैं। भले ही ये ऐसा ही है, फिर भी आप सुझाव दे रहे हैं कि मैं जाकर कोशिश करूं? आपको पता होना चाहिए कि मैं अनिश्चित हूं कि क्या मैं नालन यानरांग की उपस्थिति में ऐसी स्थिति में अपनी भावनाओं को ठीक से नियंत्रित कर पाऊंगा। बहुत देर तक चुप रहने के बाद जियाओ यान ने आखिरकार धीरे से बात की। याफी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, यह वास्तव में एक बहुत ही खतरनाक बात है। हालांकि नालन कबीले के पास भी कोई विकल्प नहीं है। अगर वे ये जोखिम उठाने की हिम्मत भी नहीं करते हैं तो दादा नालन के पास वास्तव में कोई उम्मीद नहीं हो सकती है। क्या तुम जाकर कोशिश करना चाहते हो? जब उसने जियाओ यान को देखा तो याफी की आंखों में कुछ खुशी दिखाई दी। जब तक जियाओ यान सहमत था, तब तक ये संभावना थी कि उसके पीछे छिपे रहस्यमय शिक्षक कम से कम गुप्त रूप से कुछ संकेत तो देंगे, भले ही वो दादा नालन को बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य न करे। अगर ऐसा होता तो दादा नालन को ठीक करने की संभावना काफी बढ़ जाती। मुझे उस 7 जादुई हरी आत्मा लार को पकड़ने की जरूरत है। ये जरूरी है। जियाओ यान ने अपने होंठ आपस में दबा लिए। एक पल बाद उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और नरम आवाज में कहा, क्या तुम्हारे पास वे विशेष उपकरण हैं जो मुझे अपना रूप बदलने में मदद कर सकते हैं? तुम्हें नालन कबीले के साथ मेरी दुश्मनी के बारे में पता होना चाहिए। अगर वे मेरी पहचान लेते हैं तो मुझे डर है कि वे मुझे दादाजी नालन पर इतनी खतरनाक जहर निकालने की प्रक्रिया करने की अनुमति नहीं देंगे। कितना कष्टदायक है। कुछ अधीर दिखने वाले जियाओ यान को भौहें सिकोड़ते हुए देखकर याफी ने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए सोचा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, किसी के हाव भाव को बदलने के लिए आवश्यक विशेष वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ हो सकती हैं, लेकिन हमारे नीलामी घर में एक वस्तु बची हुई है। ऐसा कहते हुए उसने एक महिला नौकरानी को इशारा किया और उसके कान में फुसफुसाया। यानफी का आदेश सुनकर महिला नौकरानी ने सम्मानपूर्वक अपना सिर हिलाया और तेजी से बाहर निकल गई। कुछ मिनट बाद उसने एक सुंदर लकड़ी का बक्सा पकड़ा और जल्दी जल्दी कदमों से अंदर गई। फिर उसने उसे टेबल की सतह पर रख दिया। जियाओ यान ने सुंदर लकड़ी का बक्सा लिया और उसे धीरे से खोला।
तुरंत उसमें एक पतला मुखौटा दिखाई दिया जो मानव त्वचा जैसा दिख रहा था। अपने दिल में कुछ जिज्ञासा के साथ जियाओ यान की उंगली ने सावधानी से उसे छुआ और उसे धीरे से अपनी हथेली पर रख दिया। जिस जगह पर वो उसके हाथ में गया था वो पूरी तरह से ठंडा था। ये सिकाड़ा के पंखों जितना पतला है, मानो इसका अस्तित्व ही न हो। इसे आइस माउंटेन सिल्कवर्म से लिए गए आइस सिल्क का उपयोग करके बनाया गया है। उच्च श्रेणी के कारीगर द्वारा तराशने के बाद मानव चेहरे के आकार की रूपरेखा बनाई गई है। जब तक आप इससे अपना चेहरा ढकते हैं, ये आपके चेहरे की विशेषताओं को छिपाने में सक्षम होना चाहिए। याफी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आइस सिल्क मास्क हमारे प्राइमर नीलामी घर में एक उच्च श्रेणी की वस्तु कही जा सकती है। अगर हम इसे निकालकर बेचते हैं तो इसकी कीमत कम से कम 3 लाख सोने के सिक्कों के बराबर होगी। इस बार मैं इसे आपको मुफ्त में दूंगी। आपको मुझे अस्वीकार करने की जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप वास्तव में दादाजी नालन को ठीक कर सकते हैं तो हमारे प्राइमर नीलामी घर को मिलने वाले लाभ इन 3 लाख सोने के सिक्कों से कहीं अधिक होंगे। इसे हमारा छिपा हुआ निवेश माने। ये सुनकर जियाओ यान ने एक पल के लिए सोचा और फिर थोड़ा सिर हिलाया। उसने अस्वीकार करने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। अपना सिर उठाते हुए उसने हाथ से बर्फ के रेशमी आटे को खोला और धीरे से अपने चेहरे पर चिपकाया। तुरंत एक बर्फीली ठंडी भावना धीरे धीरे उसकी त्वचा से होकर उसके शरीर में प्रवेश कर गई। जियाओ यान को यह भी महसूस हो रहा था कि इस समय उसकी विशेषताएं भी हिलने लगी थी। एक तरफ खड़े होकर याफी ने उस चेहरे को देखा जो धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा था। उसने अपने होठों को ऊपर उठाया और धीरे से मुस्कुराई। एक क्रिस्टल दर्पण निकाला। इसे जियाओ यान के सामने रखते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभाव काफी अच्छा है ना? अपनी आंखें खोलते हुए जियाओ यान ने अपने साधारण चेहरे को देखा जो पहले जैसा नहीं था। वो क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गया। तुरंत उसने कुछ जिज्ञासा के साथ, संतुष्टि के साथ अपना सिर हिलाया। हालांकि मजबूत लोग एक दूसरे को पहचानने के लिए दूसरे पक्ष की क्यूई पर भरोसा करते हैं, लेकिन आप शायद ही कभी नालन कबीले के संपर्क में आए हों। उस समय नालन यानरान जल्दबाजी में चली गई। 3 साल बाद उसके लिए आपकी क्यूई की पहचान करना संभव नहीं होगा। इसलिए इस बर्फ के रेशम के मुखौटे के साथ जब तक आपकी बहुत बारीकी से जांच नहीं की जाती, तब तक आपकी पहचान का पता लगाना मुश्किल होगा। याफी ने मुस्कुराते हुए कहा। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। उसकी हथेली ने धीरे धीरे उस चेहरे को सहलाया जो बर्फ के रेशम के मुखौटे से ढका हुआ था। बहुत देर बाद उसने आलस से कहा, तो मैं जाकर कोशिश करूंगा। अगर मैं उसका जहर निकालने में मदद कर पाया तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि मैंने पहले ही कहा है, यह बहुत खतरनाक है। अगर कभी भी मेरी भावनाएं शांत नहीं हुई और अगर मेरा हाथ कांप उठा तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा अगर मैं उस बूढ़े को राख में बदल दूं। आखिरी वाक्य सुनकर याफी ने अज़हाए होकर अपना सिर हिलाया। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सिफारिश पत्र लिखने में मदद करूंगी। जब तुम बाद में नालन कबीले में जाओगे तो पत्र होने से कुछ सख्त जांच कम करने में मदद मिलेगी। हां, मैं तब तुम्हें परेशान करूंगी। जियाओ यान मुस्कुराई और सिर हिलाया। याफी ने मुड़कर एक बेहतरीन तरीके से बना हुआ कागज निकाला। उसने स्याही की कलम को हाथ में थाम लिया और थोड़ा झुक गई। उसका शरीर एक आकर्षक वक्र में कसकर मुड़ा हुआ था, जबकि उसका सुंदर चेहरा कागज पर गंभीरता से और धीरे धीरे लिखने पर केंद्रित था। एक पल बाद उसने धीरे से आह भरी और जियाओ यान को सौंपने से पहले इस सिफारिश पत्र को ठीक से मोड़ दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जियाओ यान दीदी, जीजी को बदनाम मत करो। यह पहली बार है कि मैंने किसी की सिफारिश की है। उम्मीद है। जियाओ यान मुस्कुराते हुए अनिर्णित था। उसने सिफारिश पत्र प्राप्त किया और मुस्कुराते हुए याफी से कहा, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया है।
बस बाकी मामले मेरे ऊपर छोड़ दो। हाँ, नीलामी घर में कई आंखें हैं। आपकी पहचान गुप्त रखने के लिए मैं आपको व्यक्तिगत रूप से विदा नहीं करूंगा। अगर आपको किसी मदद की जरूरत है तो आप प्राइमर नीलामी घर में आकर मुझसे मिल सकते हैं। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। या फी ने मुस्कुराते हुए कहा। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बगल में खड़े हाईबोर्ड डोंग की तरफ हाथ हिलाया, जिसके बाद वो आगे बढ़ा और दरवाजे की तरफ चला गया। छोटी लड़की, अगर प्राइमर टेंगशान, वो बेकार आदमी, मेरे बारे में पूछे तो उसे बताना कि जब मुझे समय मिले तो मैं उससे मिलने जाऊंगा। उसे पागलों की तरह व्यवहार न करने और मेरे निशान खोजने के लिए हर जगह न जाने को कहना। हाइबो डोंग आलस से खड़ा हुआ, बगल में या फी की तरफ देखा और विनम्रता से कहा, ओह हां, बूढ़े साहब। ये शब्द सुनकर याफी असमंजस में पड़ गई। तुरंत उसने कड़वाहट से मुस्कुराया और सिर हिलाया। इससे पहले कि वो दूसरे पक्ष के पहले बुजुर्ग के साथ संबंधों को पूरी तरह से समझ पाती, वो केवल आज्ञाकारी ढंग से जवाब दे सकती थी। दरवाजे से गायब हो गई दो पीठों को देखते हुए याफी ने एक पल के लिए सोचा, जिसके बाद वो दूसरे दरवाजे से बाहर चली गई। प्राइमर नीलामी घर में एक डू हुआंग का आना एक बड़ी बात थी और उसे कबीले के अंदरूनी हिस्से में रिपोर्ट करना था। बेशक रिपोर्ट करने के अलावा वो स्वाभाविक रूप से लेई ओ और लेई लेई के बारे में बहुत शिकायत करेगी। प्राइमर नीलामी घर के दरवाजे पर जियाओ यान सड़क के जंक्शन पर खड़ा था। जैसे ही उसने ऊपर नीचे चल रहे मानव प्रवाह को देखा, उसने धीरे से आह भरी। उसने अपना सिर उठाया और शहर के केंद्र की स्थिति को देखा। उस स्थान पर जिया मा साम्राज्य के 3 सबसे बड़े कबीलों में से एक नालन कबीला स्थित था। चलो चलते हैं। जियाओ यान ने अपने दोनों हाथों को अपनी आस्तीन में डाला और धीरे से कहा। तुरंत उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई और वो धीरे धीरे उस विशाल कबीले की ओर चल पड़ा जो कभी उसका दूसरा घर हुआ करता था। जियामा साम्राज्य और 2 अन्य बड़े साम्राज्यों के किनारे पर एक प्रसिद्ध पुरानी अकादमी थी। इसने एक प्राचीन आभा जारी की जो महान अनुभव से भरी थी। हालांकि अकादमी में ऐसा कोई बाहरी रूप नहीं था जिससे लोग चौंक जाएं और विस्मित हो जाएं, लेकिन इसकी प्रसिद्ध प्रतिष्ठा और गहरी अतुलनीय ताकत के कारण 3 बड़े साम्राज्यों के पास भी इसके प्रति विनम्र होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने जरा भी अनादर दिखाने या किसी भी तरह से इसे भड़काने की हिम्मत नहीं की। पुरानी अकादमी के भीतर हर जगह से छात्र एकत्र हुए थे। अपने गृह क्षेत्र में जहां उनके कबीले प्रभारी थे, वहां के लोग अपने विषय के मुंह से शीर्ष प्रतिभा या प्रतिभाशाली हो सकते थे। हालांकि यहां प्रतिभाशाली लोग दर्जनों की संख्या में दिखाई देते थे। इसलिए जिन लोगों के पास अपने गृहनगर में गर्व करने लायक प्रशिक्षण प्रतिभा थी, वे यहां केवल वे लोग थे जो बमुश्किल योग्य थे। सभी नए छात्रों के प्रवेश समारोह के दौरान बूढ़ा व्यक्ति जो बेहद नींद में था, मानो वो अपने ताबूत में कदम रखने वाला था, उसने केवल 2 छोटे वाक्य कहे थे। अतीत में आपकी जो भी स्थिति रही हो, आप सभी यहां जियानान अकादमी के छात्र मात्र हैं और एक दूसरे के समान ही स्थिति साझा करते हैं। यदि आप इस अकादमी में लड़ते हैं तो मुझे परवाह नहीं है जब तक कि कोई मौत नहीं होती। हालांकि यदि कोई बदला लेने के लिए अपने कबीले की ताकत का उपयोग करने की हिम्मत करता है तो जियानान अकादमी सभी का ख्याल रखेगी, चाहे कितने भी लोग आए। बूढ़े व्यक्ति ने अचानक जो विशाल और प्रभावशाली उपस्थिति दिखाई, उसने इन छोटे छोटे वाक्यों को सभी छात्रों के दिल में मजबूती से अंकित कर दिया। इस जगह पर यदि आप एक ड्रैगन हैं तो आप कुंडल बना लेंगे, यदि आप एक बाघ हैं तो आप नीचे झुक जाएंगे। इस प्राचीन अकादमी में एक सुदूर पर्वत शिखर पर एक युवती हल्के हरे रंग की पोशाक पहने हुए एक चट्टान के किनारे सुरुचिपूर्ण ढंग से खड़ी थी। उसके सामने से आती हुई हल्की हवा
उसके काले लंबे बालों को उड़ा रही थी, जो उसकी कमर तक फैले हुए थे और हवा में धीरे धीरे नाच रहे थे। जैसे ही उसकी स्कर्ट का कोना सरक गया, उसने युवती के कर्व्स की बेहतरीन रूपरेखा को हल्के से प्रकट किया। युवती की आंखें दूर पूर्वी आकाश को शांति से देख रही थी। वो शांत थी और कुछ नहीं बोल रही थी, बिल्कुल एक धर्मनिरपेक्ष कमल की तरह जो बेदाग साफ था। काफी देर तक चुप रहने के बाद युवती ने अचानक अपना मुंह खोला। उसकी अलौकिक मधुर आवाज ने लोगों की आत्माओं को धोए जाने का एक अजीब सा एहसास कराया। बाहर आओ। युवती की आवाज के गिरने के साथ ही युवती के पीछे से एक हरे रंग की छाया अचानक और अजीब तरह से एक बड़े पेड़ से अलग हो गई। छाया ने उस युवती को सम्मानपूर्वक देखा जिसकी पीठ उसकी ओर थी। घुटने टेकते हुए उसने सम्मानपूर्वक कहा, मेरी महिला। युवती ने धीरे से मुड़कर एक सुंदर और बेजोड़ चेहरे का एक पहलू दिखाया। ये वास्तव में जुन एर थी, जिसने जियानान अकादमी में प्रवेश किया था। मेरी महिला, युवा मास्टर जियाओ यान जिया मां साम्राज्य की राजधानी में आ गए हैं।